हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द चैप्टर कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। वी वर डिस्कसिंग व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि अपन हर बार करते हैं, क्विक रिकैप। चलिए, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन नंबर क्या है? 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 ने क्या रखी? कुछ कंडीशन। वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही कैपिटल गेन्स के घर में एंट्री मिलेगी, नहीं तो कैपिटल गेन्स के घर में एंट्री मिलने वाली नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। भाई कैपिटल असेट होगी तो ही कैपिटल गेन्स हेड लगेगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स हेड नहीं लगेगा। अभी कैपिटल असेट्स क्या होती है? कैपिटल असेट्स को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। ठीक है, वो अपन समझ रहे थे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? द कैपिटल असेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। आपने कैपिटल असेट को क्या कर दिया हो? ट्रांसफर कर दिया हो तो ही कैपिटल गेन सेट लगेगा, नहीं तो कैपिटल गेन सेट नहीं लगेगा। ऐसे असेट की वैल्यू पड़े पड़े इंक्रीज हो जाने से नोशनल बेसिस के ऊपर कैपिटल गेन सेट अप्लाई नहीं होता। अब ये ट्रांसफर क्या होता है? ये ट्रांसफर भी गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? दी ट्रांसफर मस्ट हैव इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर कब हुआ हो? प्रीवियस ईयर में। अगर वो ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा तो ही तो वो प्रीवियस ईयर की इनकम कंसिडर होगा। अगर वो ट्रांसफर किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा तो वो उस प्रीवियस ईयर की इनकम कंसिडर हो चुका होगा। तो सिंपल सी बात है, इस साल प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा तो ही वो प्रीवियस ईयर की इनकम रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देयर। कुछ सेक्शंस अपन पढ़ेंगे, सेक्शन 45(1) है, सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5), सेक्शन 45(5) है, जहां पर क्या होगा? ट्रांसफर तो किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में हुआ होगा, फिर भी आपको करंट प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ट्रांसफर कहाँ होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए। फिर फोर्थ वन, द ट्रांसफर मस्ट नॉट बी दी एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसफर्स को क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है। और वो एग्जाम्पशन की लिस्ट कहां दे रखी है? सेक्शन 47, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 54। 47 एंड 10 को मैं क्या बोलता हूं? अपफ्रंट एग्जाम्पशन। अगर वहां पर आ जाते हो तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड 54 को मैं बोलता हूं डाउनवर्ड एग्जाम्पशंस, जहां पर क्या होता है? पहले तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर सरकार की बोली जगह आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो देखिए, अब कैपिटल गेन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो व्हाट यू हैव टू डू? आपको मल्टीपल सेक्शंस अप्लाई करने पड़ जाएंगे कि भाई 214, 247 ट्रांसफर है या नहीं, 47 का एग्जाम्पशन तो नहीं आ गया, 54 का एग्जाम्पशन तो नहीं आ गया। तो ध्यान रखना, अगर ये सब हो जाए, कैपिटल असेट है, ट्रांसफर भी हुआ है प्रीवियस ईयर में और एग्जम्प्टेड भी नहीं है, देन सच ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच असेट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब 45(1) से कुछ मेजर बातें निकल कर आई थी। एक तो भाई कैपिटल असेट्स क्या होती है, दूसरा ट्रांसफर क्या होता है, तीसरा एग्जम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है, चौथा प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो भाई प्रीवियस ईयर क्या होता है ये मैं आपको बोल दिया कि अपन सेक्शन 3 में देख के आ चुके हैं, कोई खास बात नहीं है। हमें 3 वर्ड देखने हैं, कैपिटल असेट्स क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है। ये इस चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन है। हम समझ लेंगे कि कैपिटल असेट क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है, कितने टाइप की कैपिटल असेट होती है, ऐसी कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेंगे। तो फिर कैपिटल गेन्स निकालेंगे कि कैपिटल गेन्स निकालते कैसे हैं, वो प्रॉफिट, वो गेन्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कोई असेट ट्रांसफर करने पे, तो उसके प्रोविजंस अलग होंगे। तो मतलब सोचो, पहले तो ये देखो कि कैपिटल असेट है या नहीं, फिर वो एग्जम्प्टेड है या नहीं, और एग्जम्पशन के अंदर भी 3 सेक्शन देखो, 47, 10, 54। अगर एग्जाम नहीं निकला तो कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूट करने के लिए अलग सेक्शंस लगाने पड़ेंगे कि भाई कॉस्ट कितनी लेनी है, सेल प्राइस कितनी लेनी है, तो मल्टीपल सेक्शंस एक साथ अप्लाई करने हैं। इसलिए इस चैप्टर को मैं बार बार रिकैप करवाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, वो माइंड में आपके आते जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोग इतने सारे सेक्शंस अप्लाई एक साथ नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्टार्ट करा था हमने बच्चों कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से। कैपिटल असेट की डेफिनेशन कहां पर गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। क्या बेहतरीन डेफिनेशन दी थी, एक एक चीज को तो पहले इंक्लूड कर लिया उनने। कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पस, डज नॉट मैटर वेदर टेंजिबल इनटेंजिबल, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट्स। ठीक है, ये दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, एनी टाइप ऑफ असेट हेल्ड बाय द एसएससी, वेदर बिजनेस पर्पस, वेदर पर्सनल पर्पस, टेंजिबल इनटेंजिबल, डज नॉट मैटर, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। फिर उन्होंने एक एक चीज को एक्सक्लूड करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले एक्सक्लूजन क्या आ गया था? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट।
चाहे वो WIP हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से जो इनकम होती है वो कहाँ जाती है, PGBP हेड में जाती है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो स्टॉक इन ट्रेड को कहां से हटा दिया गया, कैपिटल असेट से एलिमिनेट कर दिया गया। इसका एक्सेप्शन अभी मैं बताने वाला हूं, अभी एक्सेप्शन मैंने बताया नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था पर्सनल मूवेबल असेट्स। बिजनेस की बात करी है कि पर्सनल बात करी, पर्सनल मूवेबल असेट्स को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। मतलब उनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन्स अप्लाई ही नहीं होगा। ये फोन, इसका मैं पर्सनल यूज कर रहा था, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो कैपिटल गेन्स अप्लाई ही नहीं होगा। इस आईपैड, इसका मैं पर्सनल यूज कर रहा था, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल मूवेबल असेट है। घर का AC, घर का टीवी, घर का फ्रिज, घर का फर्नीचर, ये सब क्या होता है, पर्सनल मूवेबल असेट। कार अगर मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, बाइक मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनल यूज कर रहा हूं, इनको ट्रांसफर कर दूंगा तो कैपिटल गेन्स अप्लाई ही नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये मोबाइल बेचने पर तो क्या होना चाहिए था, गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए था। देखो गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी करी है। गवर्नमेंट को मालूम था कि मोबाइल अगर मैंने बेच भी दिया, ये मेरी कैपिटल असेट है जिसका मैं पर्सनल यूज कर रहा था, मोबाइल की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है, जरा सोच के बोलना। अगर मैं 2 साल यूज करके बेचूंगा तो मोबाइल की वैल्यू क्या होना है, कम होना ही है। इस आईपैड की वैल्यू क्या होना है, कम ही होना है। तो बच्चों, सरकार को मालूम था कि यहाँ से प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। ये कार बेचना, ये फर्नीचर बेचना, ये बाइक बेचना, लैपटॉप बेचना, कंप्यूटर बेचना, आईपैड बेचना, यहाँ से कैसे भी प्रॉफिट निकल के नहीं आता, इनकी वैल्यू कमी होती, उल्टा यहाँ पे लॉस आएगा। और लॉस आ गया तो ये लोग कहीं सेट ऑफ कर लेंगे, तो ये अपना नुकसान है कि यार ये सब चीजों को क्या नहीं माना, कैपिटल असेट नहीं माना। इसको कैपिटल असेट मानते तो अपना फायदा होता, क्योंकि ये सब बेचने पे नुकसान होता, और नुकसान होता तो कहीं ना कहीं अपन सेट ऑफ कर सकते थे। अब अपन सेट ऑफ ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, और देखो कितनी बेहतरीन चालाकी, उनने क्या करा, पर्सनल मूवेबल को हटाया, पर्सनल इमूवेबल को नहीं हटाया। मतलब लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। अब मुझे बताओ, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? तो मतलब इनकी वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम टाइम तो वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब वैल्यू बढ़ेगी, वो वाली असेट तो इनने क्या कर ली, कंसिडर कर ली, और जिनकी वैल्यू कम होती उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आई बात समझ में? तो ये उनने चालाकी करी। तो लैंड एंड बिल्डिंग भले ही मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, लेकिन वो इमूवेबल है, विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट्स। ओके। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट। क्यों? क्योंकि देखो पर्सनल मूवेबल का मतलब क्या होता है कि जिनका मैं डे टू डे लाइफ में क्या करता हूं बच्चों, यूज करता हूं। अब इन्वेस्टमेंट का यानी शेयर्स का मैं डे टू डे लाइफ में थोड़ी यूज करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट्स। ओके। अच्छा, अगर ये फर्नीचर, कार, बाइक, मोबाइल, टीवी, ये सब किसके हो, बिजनेस की एसेट्स हो, बिजनेस की कैपिटल असेट हो, तो क्या होगा, तब तो ये कैपिटल असेट मानी जाएगी। और उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखा के आ चुका हूं सेक्शन 50A के अंदर, जहां पर मैंने 32 के साथ में आपको क्या बोला था, याद कर लो। 32 के साथ में मैंने आपको बोला था कि कैपिटल गेन्स का एक सेक्शन में आपको सिखा रहा हूं, वो मैंने इसलिए वहां पर सिखा दिया। आई बात समझ में? ठीक है। फिर सर आपने एक एक्सेप्शन छोड़ दिया था। अब मैं उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई स्टॉक इन ट्रेड के अंदर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन को पहले पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स हेल्ड बाय FII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। देखो होता क्या है, अच्छा मेरे लिए शेयर्स क्या है बच्चों, मेरा शेयर्स का बिजनेस नहीं, तो मेरे लिए शेयर्स तो क्या है, कैपिटल असेट्स है। अगर कोई शेयर ट्रेडर है, उसके लिए क्या होगा शेयर्स, उसके लिए शेयर्स होगा स्टॉक इन ट्रेड। तो वो शेयर्स खरीदेगा बेचेगा, तो उससे जो इनकम होगी वो कहां जाएगी, PGBP में। मैं शेयर्स खरीदूंगा बेचूंगा तो क्या होगा, कैपिटल गेन्स। ओके। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बल्क में इंडिया में क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयर्स परचेस वगैरह करते हैं। अच्छा, उनका भी मेन काम क्या है, शेयर खरीदना बेचना। उनका भी मेन काम शेयर खरीदना, जैसे शेयर ट्रेडर का मेन काम खरीदना बेचना होता है, वैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी मेन काम क्या होता है, शेयर खरीदना बेचना। तो शेयर हो सकता है उनके लिए क्या हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, और उनसे जो खरीदने बेचने पे इनकम होगी वो कहां चले जाएगी, PGBP में। लेकिन सरकार चाहती थी कि FII की जो इनकम हो, FII की जो इनकम हो शेयर खरीदने बेचने से, वो कहां पर रहे, कैपिटल गेन्स में ही रहे। तो उनने सिर्फ FII के लिए स्पेशल पॉइंट बना दिया कि भला ही FII शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ही क्यों ना हेल्ड कर ले, फिर भी जो इनकम होगी वो कहां पे कंसिडर की जाएगी, कैपिटल गेन्स हेड में ही कंसिडर की जाएगी।
तो वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। तो जनरली तो स्टॉक इन ट्रेड क्या नहीं होती, कैपिटल असेट नहीं होते, लेकिन एफआईआई के स्टॉक इन ट्रेड को क्या मानना है, भलाई वो एफआईआई के स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा, शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना तो भी क्या कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल असेट ही कंसिडर किया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा क्यों किया, वाई दिस हैपेंड। तो लॉ मेकर ने इस पर एक लॉजिक भी दिया है ना, लॉ मेकर ने इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया है। और लॉजिक ये है, मैं आपको बताता हूं। देखो, याद है जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था दो टाइप की टैक्स रेट होती है, एक होती है नॉर्मल रेट और एक होती है स्पेशल रेट। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि स्पेशल रेट का कैलकुलेशन पे, स्पेशल रेट पे किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो मैंने अभी आपको कितने हेड पढ़ा दिए, 3 हेड पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी एंड दी पीजीबीपी। ये 3 हेड हो गए ना अपने। इन तीनों हेड की इनकम निकल कर आई होगी, पीजीबीपी की भी इनकम आई होगी, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आई होगी, सैलरी। बच्चों इनकी जो इनकम होती है ना नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है। सर नॉर्मल रेट क्या होते हैं, याद कर लो, इंडिविजुअल में स्लैब लगता है 10 लाख से ज्यादा 30%, 5%, 20%, याद है वो स्लैब आपको। कंपनी के केस में, इंडियन कंपनी है तो 30%, कभी कभी 25%, फॉरेन कंपनी के केस में 40%, पार्टनरशिप के केस में 30%। दीज आर द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। आई बात समझ में? अच्छा, फॉरेन कंपनी के केस में रेट कितना है, 40%। तो पीजीबीपी की जो इनकम होगी ना फॉरेन कंपनी के लिए कितने परसेंट से टैक्सेबल होती है, 40% से टैक्सेबल होती है। आई बात समझ में? अब क्या था कि यार ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे। उसका रीजन क्या था कि यार पीजीबीपी में, अब मान लो कि शेयर्स उनके लिए क्या थे, ये एक्सेप्शन बाद में आया बच्चों, ये पहले एक्सेप्शन नहीं था। मतलब उनके भी स्टॉक इन ट्रेड को क्या मानते थे, पीजीबीपी को में ही कंसिडर करते थे, लेकिन ये अमेंडमेंट करके लेकर आए। हुआ क्यों? क्योंकि जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये इंडिया से इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे। उसका रीजन क्या दिया गया, बोले इंडिया में 40% टैक्स लग जाता है, क्योंकि उनकी पीजीबीपी की इनकम था, और पीजीबीपी की इनकम नॉर्मल इनकम होती है, उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। एंड फॉरेन कंपनी का नॉर्मल रेट कितना है, 40%। अच्छा, तो सर कैपिटल गेन्स में क्या नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगता? कैपिटल गेन्स के अंदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम आती है। तो जो कैपिटल गेन्स होगा ना, वो स्पेशल रेट अप्लाई होती है उसके ऊपर, कभी कभी 10%, कभी कभी 15%। तो कहां पर 40% और कहां पर 10%? सोचो आप कितना फर्क है। तो भाई एफआईआई को खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, एफआईआई को खुश करने के लिए, साहब आओ हमारे इंडिया में क्या करो, इन्वेस्ट करो, खूब पैसा लगाओ हमारे इंडिया के अंदर, अपने पास डॉलर्स आएंगे, पैसा आएगा, शेयर मार्केट ग्रो करेगा, तो अपने देश को ही फायदा होगा। तो उनको बेनिफिट पहुंचाया गया। अच्छा, गवर्नमेंट अपना सोचती तो बच्चों फिर तो वो क्या करती है, एफआईआई को पीजीबीपी में रखती और उनकी इनकम को किससे टैक्सेबल करती, 40% से टैक्सेबल करती। लेकिन टैक्स का नहीं सोचा गया, यहां पर क्या सोचा गया, ओवरऑल अपने देश का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये थिंकिंग रखकर लॉ मेकर ने क्या कर दिया, बोले भाई शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआई विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड, आप खुश रहो। मतलब अब उनके शेयर्स क्या रहेंगे, उनके शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज दी, उनके शेयर्स जो स्टॉक इन ट्रेड रहेंगे विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट्स ऑलवेज। तो उनकी सारी की सारी इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी, इस हेड में, कैपिटल गेन्स हेड में। उनके ऊपर पीजीबीपी अप्लाई नहीं होगा। एंड हमारे कैपिटल गेन्स में स्पेशल रेट है। सर स्पेशल रेट क्या होता है, सब एक्सप्लेन करूंगा ना, अपन को यहां पर स्पेशल रेट का कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको एक एक चीज, अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग असेट्स के ऊपर अलग अलग स्पेशल रेट्स दी गई है। स्पेशल रेट थोड़ी कमी रहेगी, 15%, 10%, 20%, मतलब 40 और कहां 15-20% ना, बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है बच्चों। एक सेकेंड, ठीक, आगे आपकी बात समझ में? तो ये मैंने आपका एक्सेप्शन भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं आ रहा हूं वापस से सेकंड पॉइंट पे। क्या बोल दिया था, पर्सनल मूवेबल असेट्स को तो कैपिटल असेट नहीं मानते, लेकिन सब लोग अब इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो, नई बातें चालू हो रही बच्चों, सब लोग इधर आके ध्यान से सुनो। कुछ पर्सनल मूवेबल असेट्स को कैपिटल असेट मानना पड़ेगा। मतलब अब आ गए अपन एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में। मतलब इन चीजों को पर्सनल मूवेबल मत मानना, मतलब इनको कैपिटल असेट कंसिडर करना पड़ेगा। तो कुछ पर्सनल मूवेबल असेट को अपन को कैपिटल असेट्स ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर कौन कौन सी एसेट है, फॉलोइंग आइटम विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट इवन इफ दे आर पर्सनल मूवेबल असेट। अबे क्या डेफिनेशन बनाई है, पहले तो भाई सब चीज इंक्लूड कर रहे हो, फिर एक्सक्लूड कर रहे हो, और फिर एक्सक्लूड करते टाइम भी एक्सक्लूड के अंदर इस चीज को एक्सक्लूड मत करना,
इस चीज को कंसिडर कर लेना, मतलब नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव। सैल्यूट, ये लॉ मेकर्स को सैल्यूट करना चाहिए बच्चों। फॉलोइंग आइटम्स विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल एसेट इवन इफ दे आर पर्सनल मूवेबल। कौन कौन से दे रखे जरा देखो। सबसे पहले क्या बोल दिया मालूम है? ज्वेलरी। ज्वेलरी विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल एसेट। ज्वेलरी को क्या मानना है? कैपिटल एसेट मानना है। पर्सनल मूवेबल यूज करते हो कोई, अरे पर्सनल मूवेबल है, डज नॉट मैटर। ये ज्वेलरी, रिंग, ये रिंग, ये ज्वेलरी। मैं आपको ज्वेलरी भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना, ज्वेलरी भी एक्सप्लेन करूंगा। ज्वेलरी की डेफिनेशन दे दी और इतनी बड़ी बेवकूफी करी ना ज्वेलरी की डेफिनेशन देखिए, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि ज्वेलरी को क्या मानते हैं बच्चों? कैपिटल एसेट मानते हैं। मतलब ये ज्वेलरी बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन्स लग जाएगा। चालाकी देख रहे हो? चालाकी देख रहे हो कैसी करी गवर्नमेंट ने? उनको मालूम है कि ये वाली कैपिटल एसेट बेचते हैं तो वैल्यू क्या होती है? ज्वेलरी की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। ऐसी एसेट को जरूर इंक्लूड कर लिया जिसकी वैल्यू बढ़ती है, और जिनकी वैल्यू पर्सनल लाइफ में क्या होती है बच्चों? कम होती है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। क्योंकि मालूम था लोग सब बेचेंगे, लॉस पे बेचेंगे, और लॉस पे बेच के सेट ऑफ करेंगे और हमारा टैक्स कम कर देंगे। ऐसी एसेट को तो हटा दिया, लेकिन जिन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है उनको क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। ज्वेलरी, ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट नाउ, है ना, उसको पर्सनल मूवेबल नहीं मानना है। दूसरा क्या लिखा है बच्चों? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास एक पेंटिंग है, दिस पेंटिंग इज अ कैपिटल एसेट। इसको बेचूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल गेन्स लग सकता है। मेरा फ्रेंड जो आपको मैंने बताया था ना गोवा में, उसका 5 स्टार होटल है, मांग रहा था 50 लाख में बच्चों इसको। मेरा अभी बेच ही नहीं है, अभी जरूरत नहीं मुझे पैसों की, कभी जरूरत लगी तो बच्चों बेच दूंगा, 50 लाख मिलेंगे, लेकिन कैपिटल गेन्स लगेगा। पेंटिंग, सर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? अब ये क्या बताऊं तुमको, छोड़ो, हर कोई नहीं समझ सकता बच्चों इसकी वैल्यू। तीसरा क्या लिखा है? ड्राइंग। ये ड्राइंग इज अ कैपिटल एसेट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड द पेंटिंग? यार अरे सिंपल, वो पेंटिंग कलरफुल होती है, ये थोड़े से समझ रहे हो, इसमें कलर्स वलर्स नहीं होते, स्केचिंग टाइप हो गई एक तरीके से। ड्राइंग, इसको बेचूंगा तो क्या लग सकता है बच्चों? कैपिटल गेन्स लग सकता है, ड्राइंग, ठीक है। फिर है बच्चों स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स, मूर्तियां, विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल एसेट। ये वाली मूर्ति देखो, स्कल्पचर्स, इसको बेचूंगा तो क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन्स लग जाएगा। ये मैंने खरीदी थी बच्चों पेरिस से, आज इसकी कीमत होगी मान के चलो 1 करोड़ रुपए। मैं बेच नहीं रहा हूं किसको अभी, है ना, तो अगर ये बेचूंगा तो क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन्स लग जाएगा। फिर क्या फेंक रहे हो आप? नहीं बच्चों फेंक रहे हो, सही बोल रहा हूं। फिर क्या लिखा है? आर्कियोलॉजिकल थिंग्स। ये बच्चों कृष्ण भगवान की सबसे पुरानी मूर्ति आज तक की, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन्स लग जाएगा। आर्कियोलॉजिकल थिंग्स। फिर आखिरी में बोल दिया आर्टिफैक्ट। कोई भी डिजाइनर आइटम हो बच्चों, आर्टिफैक्ट हो, विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल एसेट। तो मतलब ये सारी चीजें पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी क्या कंसिडर कर ली जाएगी? कैपिटल एसेट्स कर ली जाएगी, कंसिडर कर ली जाएगी। तो अभी तक अपन कहां पर स्टैंड करते हैं जरा देखो, अभी तक कहां पर स्टैंड करते हैं अपन? पहले तो मैंने आपको बताया सारी की सारी एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज द कैपिटल एसेट। फिर एक्सक्लूड कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट द कैपिटल एसेट, लेकिन एफआईआई का स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट है। फिर पर्सनल मूवेबल एसेट इज नॉट द कैपिटल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट इज नॉट द कैपिटल एसेट, लेकिन बिजनेस की मूवेबल एसेट तो क्या रहेगी? कैपिटल एसेट रहेगी। एंड पर्सनल इमूवेबल भी क्या रहेगी? कैपिटल एसेट रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि ये सारे आइटम्स पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी क्या कर लिए जाएंगे? कैपिटल एसेट्स कंसिडर कर लिए जाएंगे। ज्वेलरी बेचोगे, पेंटिंग्स को सेल करोगे, ड्राइंग्स को सेल करोगे, स्कल्पचर्स को सेंड करोगे, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स को सेंड करेंगे, आर्टिफैक्ट को आप सेल करते हो, तो बच्चों इसे क्या मानना है? कैपिटल एसेट मानना है, ठीक है। तो समझ गया ना चालाकी? जहां जहां वैल्यू बढ़ते हैं, अरे आर्कियोलॉजिकल थिंग्स की वैल्यू बढ़ती है बच्चों, ज्वेलरी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। पेंटिंग्स की वैल्यू, मतलब एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग होगी या अपने मजनू भाई की पेंटिंग होगी बच्चों, क्या वैल्यू थी उसकी? वो घोड़े पे घोड़ा देखा था कि नहीं देखा था? तो ये सब चीजों को क्या करेंगे बच्चों? कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। आई बात समझ में? नाउ गाइस, जितनी भी एसेट आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये सब कैपिटल एसेट है, इनको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन्स लगेगा।
पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग, आर्टिफैक्ट को तो लॉ मेकर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया है, थैंक यू, लेकिन ज्वेलरी को कर दिया और इतनी वाहियात तरीके से करा है। और वो जो ज्वेलरी के एक्सप्लेनेशन से जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आपको बताता हूँ। देखिए ज्वेलरी को क्या एक्सप्लेन किया उनने। अच्छा, ज्वेलरी को एक्सप्लेन सेक्शन 2 क्लॉज 14 के एक्सप्लेनेशन में किया है और 2 पार्ट में किया है। पहले मैं पार्ट ए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अपन पार्ट बी पाएंगे। तो पार्ट ए क्या बोलता है जरा देखो। ज्वेलरी इंक्लूड्स, पार्ट ए यहां से चालू होता है, ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और एनी अलॉय। ऑर्नामेंट मतलब गहने जो किससे बने हो, गोल्ड से, सिल्वर से, प्लेटिनियम से या इनके अलॉय से, यानी इनके मिक्सचर से। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, उन ऑर्नामेंट्स पे चाहे प्रीशियस स्टोन हो या सेमी प्रीशियस स्टोन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या लिखा, और वेदर और नॉट सोन इनटू एनी अपैरल, आपने उस गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का किसी कपड़े पे वर्क कराया हो या फिर नहीं कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल बी कंसिडर्ड एज दी ज्वेलरी। तो मतलब 2 चीजें ज्वेलरी में आएगा, एक तो क्या, ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड्स, और दूसरा अगर आपने किसी कपड़े पे वर्क करा दिया, किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का, तो वो कपड़ा क्या बन जाएगा, ज्वेलरी बन जाएगा। ये वाला कपड़ा नहीं बोल रहा हूं, वो कपड़ा जिसके ऊपर आपने वर्क करा दिया गोल्ड सिल्वर का, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी ज्वेलरी। तो उसको बेचेंगे तो क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन्स लग जाएगा, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट है। ठीक है ना। ये देखिए, ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड does not contain any precious, semi precious stone, does not matter, it is a jewelry. If an ornament contains the precious stone, जैसे इस ऑर्नामेंट में ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड है, इसके अंदर ये प्रीशियस स्टोन्स है, ज्वेलरी, दिस इज एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी। अच्छा, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एन ऑर्नामेंट, ये रिंग है, इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन है, ज्वेलरी। ठीक है, ये बेचूंगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, कैपिटल गेन्स लग जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या बोल दिया, अगर आपने किसी कपड़े पे वर्क करा दिया गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनियम का, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज दी ज्वेलरी। वेट, गाइस आई हैव दिस शेरवानी। ये जो शेरवानी पे आप वर्क देख रहे हो ना, ये जो शेरवानी पे वर्क है, ये पूरा किसका वर्क है पता है, ये गोल्ड का वर्क है। ये जो भी वर्क है शेरवानी पे, दिस वर्क इज ऑफ गोल्ड। तो मतलब अगर आपने क्या करा, किसी कपड़े पे वर्क करा दिया किसका, गोल्ड का, सिल्वर का या प्लैटिनियम का, तो वो कपड़ा कपड़ा नहीं रहेगा, वो ज्वेलरी बन जाएगा। आया बात समझ में। तो गाइस मैं अगर अपनी शेरवानी बेचूंगा ना, तो क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इट इज अ कैपिटल एसेट। आई बात समझ में। तो ज्वेलरी में 2 चीज आ गई, एक तो क्या, गहने, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया वो कपड़ा। ठीक है, जिसके ऊपर वर्क हुआ है। लेकिन यार ये डेफिनेशन बहुत वाहियात थी। रीजन क्या मालूम है, गोल्ड से तो बहुत सारे आइटम बन जाते हैं, और इस डेफिनेशन का मिसयूज कैसे हुआ जरा देखना। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने फ्रेंड का, जिसने मुझे एक बार डिनर पे इनवाइट किया था। फ्रेंड कम मेरे बड़े भैया, CA है, और अभी उन्होंने कोई सा कोर्स किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने मुझे एक बार घर पे इनवाइट किया डिनर के लिए। मैं ऑफिस से सीधा उनके घर चला गया था। अब था कि उनके घर पे मैंने क्या क्या जरा देखा। उनके घर पे जो फर्नीचर था ना, वो सोने का था। फिर उनने जो खाना वाना आया ना बच्चों, वो थालियां, बर्तन, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के। मैंने बोला मेरे फाइल्स के पेपर उड़ रहे यार, प्लीज़ आप थोड़ा सा पेपर वेट दे दो, सोने की बार निकाल के दे दी। बोले हम पेपर वेट में सोने की बार यूज़ करते हैं। गजब फैमिली है यार। मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब तो हुआ ना, ये क्या कर रखा है। मैंने सारा इन्वेस्टमेंट, बोले मैं सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही करता हूँ, भले ही मैं पढ़ाता सिक्योरिटीज़ हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस में करता हूँ, गोल्ड में। मैंने ठीक है, उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। उनके बच्चों ने बोला साहब क्रिकेट खेलना है, टॉस करने के लिए कॉइन दो, गोल्ड कॉइन निकाल के दे दिया। गोल्ड कॉइन से वो टॉस करते हैं बच्चों। मतलब ये सारी आइटम्स को वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सोने के। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने ना पूछा मेरे को प्लीज़ एक्सप्लेन करो ये हो क्या रहा है। तो उन्हें एक्सप्लेनेशन दिया, बोले इधर आ। मैंने ठीक है बोलो क्या हुआ, क्यों कर रहे हो सब ऐसा।
कैपिटल गेन्स है, मिलना हाँ है। 2 क्लॉज 14 है, हाँ है। उसका एक्सेप्शन है, मिलना हाँ है। एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, मिलना हाँ है। यानी ज्वेलरी को कैपिटल असेट क्या करते हैं, मानते हैं, मिलना हाँ मानते हैं। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है जरा पता? यार ऐसा करोगे मेरे से पूछोगे तो नहीं पता। तो ज्वेलरी का मतलब होता है ऑर्नामेंट यानी गहने और कपड़े, बाकी चीजें ज्वेलरी नहीं है। अभी ज्वेलरी नहीं है तो ना ये ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल थिंग कुछ भी नहीं है। फिर मतलब क्या? ये देख, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ, पर्सनल। और ये देख थाली मूवेबल है, मैं भी खाना इसमें ही खाता हूँ, मेरे दोस्तों आते हैं खाना इसमें ही खाते हैं। पर्सनल मूवेबल है, मतलब ये कैपिटल असेट नहीं है, यानी इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ के इंटेंशन की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी। लॉ मेकर चाह रहे थे कि गोल्ड की सारी चीज़ों को कवर करना चाहे, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन इतनी गंदी दी थी कि गोल्ड की सारी चीज़ों को क्या नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए। तो लोग इस तरीके से मिसयूज करने लग गए। फिर क्या हुआ, एक क्लैरिफिकेशन आया। वो क्लैरिफिकेशन ने क्या बोला मालूम है बच्चों? आप लोग खुद मुझे बताओ, क्या इन सब चीज़ों को ट्रांसफर करने से गेन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन साइड अप्लाई होना चाहिए। तो लॉ मेकर ने ज्वेलरी की डेफिनेशन अमेंड नहीं करी। लॉ मेकर ने क्या करा, एक क्लैरिफिकेशन दिया। वो क्लैरिफिकेशन सुनो। लॉ मेकर ने बोला कि जो आइटम्स थे ना, वो बर्तन यानी यूटेंसिल्स वगैरह जो थे, गोल्ड कॉइन वगैरह था, गोल्ड का फर्नीचर वगैरह था, वो जो है ना, वो पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, पर्सनल इफेक्ट्स ही नहीं है। जब वो पर्सनल इफेक्ट नहीं रहेंगे बच्चों, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट ही नहीं रहेंगे, मतलब फिर वो एक्सक्लूजन में नहीं आएंगे, मतलब उन्हें क्या बनना पड़ेगा, कैपिटल असेट बनना पड़ेगा। और उन्हें रीजन क्या दिया मालूम है? पर्सनल इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप डे टू डे लाइफ में कौन सा आइटम यूज करते हो? आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग यूज करते हो, आपके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग यूज करते हो, आपके कस्टम्स के अकॉर्डिंग यूज करते हो। ठीक है, मैं जो कार यूज करता हूँ मैं अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग यूज करता हूँ, अंबानी जी जो कार यूज करते होंगे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग यूज करते होंगे। भाई ऐसे बर्तन, सोने की थालियां, सोने के फर्नीचर, सोने के बार कौन यूज करेगा बच्चों? कोई राजा महाराजा की फैमिली होगी, कोई शेख वेख होंगे, तो ही उनके ऊपर जमता है यार। तो मैं बोलूंगा ना कि सोने का वो पर्सनल यूज कर रहे हैं। जनरली लोग सोने का पर्सनल यूज ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, उनका ट्रेडिशन, उनके कस्टम उनके अकॉर्डिंग नहीं होते। राजा महाराजाओं के ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो होते हैं, मान लिया मैंने, जहां पर क्या किया जा सकता है, सोने का ऐसा डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है, बाकी किसी लोगों का नहीं किया जा सकता। सर अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे नहीं गए होते, अंबानी के घर पे ये सब हुआ होता, तो फिर क्या होता? फिर आपका आंसर क्या रहता? तो देखो मैंने बोला बच्चों, स्टेटस तो देखना है। अंबानी का स्टेटस है, लेकिन अंबानी का क्या ट्रेडिशन कस्टम है ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो इनकम टैक्स वालों ने बोला आप अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ में क्या आइटम्स यूज करते हो, ये डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे, ट्रेडिशंस पे, कस्टम्स पे। अगर आप प्रूफ कर दो कि जो सोना के जैसे सारे आइटम्स थे ये आपकी डे टू डे लाइफ में यूज करना आपका ट्रेडिशन, कस्टम, स्टेटस है, तो हम उसे पर्सनल इफेक्ट मान लेंगे। और जब वो पर्सनल इफेक्ट बन जाएगा तो वो एक्सक्लूजन में आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो वो एक्सक्लूजन से बाहर नहीं होगा, यानी वो कैपिटल असेट रहेगा। कुछ लोग सोने की कार बना लेते हैं, बोले यार साहब सोने की कार तो ज्वेलरी नहीं है ना बच्चों। लेकिन अगर वो शेख बनाएगा ना तो शेख प्रूफ भी कर पाएगा, दुबई का शेख, यार बोले ठीक है यार सोने की कार यूज करना, उनका ट्रेडिशन कस्टम, उन्होंने कब से यूज कर रहे हैं सोने की कार, उनका स्टेटस उन पर सूट भी करता है। वो कार तो मॉल में भूल जाते हैं, सोने की कार भूल जाते हैं एक बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका स्टेटस है, उनका कस्टम, उनका ट्रेडिशन। तो उनकी बात अलग कर रहा हूं मैं। नॉर्मली हिंदुस्तान में आज की तारीख में किसी का भी ऐसा ट्रेडिशन, कस्टम, स्टेटस नहीं बचा है जो ये गोल्ड के सारे आइटम को इस तरीके से क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो ये भला ही ज्वेलरी नहीं है, लेकिन ये पर्सनल इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये आपके स्टेटस, ट्रेडिशन, कस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। इसे भी कैपिटल असेट कंसिडर किया जाएगा। इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन्स लगेगा। लेकिन एक बात याद रख लो, 99.99% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 1% कौन लोग बच जाएंगे जिनका ट्रेडिशन, कस्टम, स्टेटस ऐसा होगा और जो ये प्रूफ कर पाएंगे। जैसे कोई आज राजस्थान में कोई राजा महाराजा, उनकी कोई फैमिली में चले आ रहा हो बच्चों, उनका ट्रेडिशन, कस्टम हो सोने की थालियों में खाना खाना, तो अभी भी खा रहे होंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि अब इनको कोई प्रॉब्लम आ गई, राजा महाराजा के बच्चों ने क्या करा, बच्चों कोई बिजनेस चालू कर दिया और उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनको सारे बर्तन बेचने पड़ गए। तो इस केस में क्या हो सकता है, वो प्रूफ कर दे कि बोले हम तो सर स्टेटस था हमारा, ट्रेडिशन था हमारा, क्या था, कस्टम था,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जो सोने की थाली बेचेंगे उसके ऊपर कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट मान लिया जाएगा। बाकी अपन सब लोगों के लिए तो बच्चों मेरा आंसर यही रहने वाला है कि वो कैपिटल असेट है। ठीक है, तो वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया नीचे ही। नाउ दी क्वेश्चन अराइजेस वेदर दी गोल्ड वॉच, है ना, गोल्ड वॉच। अब ना बच्चों जो वॉच है ना, गोल्ड वॉच, अब ये ना अपेरल, अपेरल मतलब कपड़ा भी नहीं है और गहना भी नहीं है। वॉच इज नॉट द गहना, वॉच इज एन एसेसरी। वॉच क्या होता है बच्चों? एसेसरीज होता है। बेल्ट क्या होता है? एसेसरीज होता है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सोने की वॉच, सोने की के बाद सिल्वर वॉच, गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, सिल्वर बार और बुलियन और फर्नीचर मेड अप ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। क्या इसे कैपिटल असेट मानना है? क्योंकि भाई वो ज्वेलरी तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा मानना है, यस, इफ दे आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। अगर वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, और वो पर्सनल इफेक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो स्टेटस, ट्रेडिशन, कस्टम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं होंगे। लेकिन इफ दे आर पर्सनल इफेक्ट, इफ दे आर पर्सनल इफेक्ट, है ना, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट। आप प्रूफ कर दो कि भाई वो पर्सनल इफेक्ट है, तो वो कैपिटल असेट नहीं रहेंगे। इज यूटेंसिल मेड अप ऑफ गोल्ड अ कैपिटल असेट? इज यूटेंसिल मेड अप ऑफ गोल्ड अ कैपिटल असेट? यूटेंसिल यानी बर्तन, जी हाँ। मतलब देखो वो ज्वेलरी नहीं है ना बच्चों, वो ज्वेलरी नहीं है। तो क्या ये कैपिटल असेट है? हाँ है, क्योंकि यार ऐसे कोई सोने के बर्तन वगैरह यूज करना किसी के भी स्टेटस, ट्रेडिशन, कस्टम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम तो नहीं होता है। इज यूटेंसिल मेड अप ऑफ सिल्वर अ कैपिटल असेट? तो ठीक है बच्चों, यूटेंसिल मेड अप ऑफ सिल्वर यानी बर्तन मेड अप ऑफ सिल्वर इज अ कैपिटल असेट, तो जनरली यस, है ना। लेकिन क्या लिखा हुआ है? बट वेरियस केस लॉज एग्जिस्ट विच स्टेट यूटेंसिल मेड अप ऑफ सिल्वर इज नॉट अ कैपिटल असेट इफ इट इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस एज पर द ट्रेडिशन और द स्टेटस और द कस्टम ऑफ द फैमिली। भाई आप अगर आप प्रूफ कर दो कि वो आपके ट्रेडिशन, कस्टम ऑफ द फैमिली के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो वो कैपिटल असेट नहीं होंगे। तो इन नटशेल देखो, इन नटशेल कैसे करना, इधर देखो। अगर ऑर्नामेंट निकल जाए, ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड, तो स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं ना, स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं। क्या रहेगा? वो कैपिटल असेट रहेगा, क्योंकि वो ज्वेलरी है। अगर आपने किसी कपड़े में वर्क करा दिया, आपने किसी कपड़े में किसका वर्क करा दिया? गोल्ड का, सिल्वर का, तो वो कपड़ा भी क्या बन जाएगा? ज्वेलरी। ठीक है, फिर इन दोनों के अलावा कोई भी और आइटम होंगे ना, तो फिर स्टेटस, कस्टम, ट्रेडिशन देखना पड़ेगा। और 99.99 केसेस के अंदर उनका स्टेटस, कस्टम, ट्रेडिशन जो है वो इस तरीके का नहीं निकलेगा कि वो सारी एसेट को क्या बन जाए, पर्सनल इफेक्ट कंसिडर करा जाए, मतलब वो कैपिटल एसेट रहेंगे। 0.1% के केस में क्या हो जाएगा, इनका स्टेटस, ट्रेडिशन, कस्टम ये प्रूफ करने में उनकी हेल्प कर देगा कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट है और वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, देखो ज्वेलरी का दूसरा पार्ट ये रहा, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ज्वेलरी। क्या बोलता है अब? ये क्या बोल रहा है? प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन। पहले उन्होंने किसकी बात करी थी? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम की, यानी वो मेटल की बात कर रहे थे ना, मेटल्स की। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? स्टोन्स की बात कर रहे हैं। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, वेदर और नॉट, यानी वो स्टोन्स लूज भी हो, या फिर वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, या किसी फर्नीचर में लगे हो, यूटेंसिल में लगे हो, किसी आर्टिकल में लगे हो, या फिर वर्कड और स्वेन इनटू एनी अपैरल। ये डेफिनेशन अच्छी लगी मुझको। सेकंड पार्ट की डेफिनेशन अच्छी थी कि आपने प्रीशियस स्टोन को कहीं पे भी लगाया हो, चाहे वो फर्नीचर में, चाहे वो लूज हो, वेदर और नॉट मतलब लूज हो। जैसे आपके पास डायमंड लूज पड़े हुए, तो डायमंड है तो वो बेचेंगे, तो क्या होगा बच्चों? कैपिटल असेट है। आपने क्या करा? डायमंड को फर्नीचर में लगा दिया, तब वो फर्नीचर नहीं रहा, अब वो क्या बन जाएगा? आपकी कैपिटल। अच्छा, स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। वहां पर तो पागलपंती कर दी थी ना, ऊपर क्या करा? वो बोले जाके स्टेटस देखो। अब वो स्टेटस देखने के चक्कर में अपन परेशान हो गए। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया भाई फर्नीचर में हो, किसी यूटेंसिल के अंदर भी तुमने क्या कर दिया? डायमंड लगा दिया, तो फिर वो यूटेंसिल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? ज्वेलरी बन जाएगा। और ज्वेलरी बन गया तो वो कैपिटल असेट बन जाएगा। इसको ट्रांसफर करने पर क्या लगेगा? कैपिटल गेन्स। अच्छा, कोई शर्ट है, कोई शर्ट में आपने क्या करा? कोई शर्ट के अंदर बटन्स जो थे डायमंड के बनवा दिए। ये क्या लिखा? नीचे लिखा ना तो वेदर और नॉट स्वॉन इनटू एनी अपैरल, वो शर्ट अब शर्ट नहीं रहेगा, वो ज्वेलरी बन जाएगा। ठीक है, ये वाले बी पार्ट की डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसने सब चीजों को कवर कर लिया था। ऊपर सिर्फ वो ऑर्नामेंट और कपड़ों को ही कवर करके उन्होंने बेवकूफी करी थी। आई बात समझ? और बाकी चीज फिर छूट गई थी, तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया? अपना बचाव कैसे किया उन लोगों ने? बोले हम स्टेटस देखेंगे। ठीक है, देख लो स्टेटस। और वो फिर स्टेटस की वजह से तो बच्चों मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे। किसी का भी स्टेटस ऐसा नहीं होता है कि ये सब चीजें क्या करें, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करें। ठीक है, वो स्टेटस हो भी जाए तो भी ट्रेडिशन, कस्टम का क्या मिलना चाहिए? सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे बच्चों।
अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसके हिसाब से कि क्या ये कैपिटल असेट है या नहीं, तो अपना ये सारा पॉइंट खत्म हो गया बच्चों पर। सारी चीज़ें कैपिटल असेट होती है लेकिन स्टॉक इन ट्रेड नहीं होता, और दूसरा पर्सनल मूवेबल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल असेट बन जाती है। ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, ये सब क्या बन जाएंगे, कैपिटल असेट बन जाएंगे। ज्वेलरी का मतलब अभी हाल आपको मैंने बता दिया। और जो आइटम छूट गए उसके लिए स्टेटस देख लो, और मैंने बोल दिया 99% लोगों का स्टेटस नहीं निकलेगा, तो वो भी क्या रहेंगे, कैपिटल असेट रहेंगे। आई बात समझ में? और जो ये प्रीशियस स्टोन वाली बात है उसके लिए स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं हो, किसी में भी हो, चाहे लूज हो चाहे कैसे भी हो, वो क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल असेट कंसिडर कर लिया जाएगा। चलिए, कार फॉर पर्सनल यूज, क्या ये कैपिटल असेट है? नहीं। मोबाइल फॉर बिजनेस यूज, यस। ऑर्नामेंट फॉर पर्सनल यूज, ऑर्नामेंट्स फॉर पर्सनल यूज, बोलो क्या होगा भाई? ऑर्नामेंट्स क्लियर लिख दिया ना, तो स्टेटस भी देखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल असेट है। ऑर्नामेंट्स ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, अब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर के लिए तो स्टॉक इन ट्रेड है बच्चों, नॉट दी कैपिटल असेट। गोल्ड बार, बुलियन, फर्नीचर, अभी ज्वेलरी तो नहीं थे, स्टेटस देखना पड़ेगा। 99.99% के केस में जो है स्टेटस नई ट्रेडिशन कस्टम नहीं निकल कर आएगा, तो गोल्ड बार, बुलियन, फर्नीचर मेड अप ऑफ गोल्ड इज कैपिटल असेट। फर्नीचर कंसिस्टिंग ऑफ डायमंड, स्टेटस देखना है क्या? अरे स्टेटस ही नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि ऊपर बी वाला पार्ट है ना, ये बी वाले पार्ट में तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया ना डेफिनेशन के अंदर ही, फर्नीचर कंसिस्टिंग ऑफ डायमंड, प्रीशियस स्टोन, तो ये क्या रहेगा, आपकी कैपिटल असेट रहेगा। बिल्डिंग, लैंड फॉर पर्सनल यूज, अच्छा बिल्डिंग लैंड फॉर पर्सनल यूज, क्या ये कैपिटल असेट है? बिल्डिंग लैंड फॉर पर्सनल यूज, सोचो सोचो सोचो, फटाफट बोलो। पर्सनल यूज लिख दिया ना सर, अरे तो भाई इमूवेबल है तो ये कैपिटल असेट है। गोल्ड यूटेंसिल्स, गोल्ड के बर्तन है, कैपिटल असेट है ना। देखो बच्चों, बस आप प्रूफ कर दो आपके स्टेटस ट्रेडिशन कस्टम के अकॉर्डिंग, तो फिर हम एक बार सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज दी कैपिटल असेट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कैपिटल असेट होता है। फिर क्या लिखा है, शेयर्स विद शेयर्स नहीं, शर्ट्स विद गोल्डन बटन, शर्ट्स विद गोल्डन बटन, आ गई बात, ज्वेलरी आ गई ना, शर्ट्स विद गोल्डन बटन, खत्म खेल। एंड शेयर्स हेल्ड बाय एफआईआई एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो जनरली तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट, कैपिटल असेट नहीं होता, लेकिन एफआईआई क्या करते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं, तो उन्हें कैपिटल असेट ही कंसिडर किया जाता है। आई बात समझ में, भले ही वो स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो। अब देखो बच्चों, स्टार्टिंग से देख लेते क्या क्या देख लिया अपन ने फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन विद दिस चार्जिंग सेक्शन, इसकी 4 बातें थी। फिर अपन आ गए थे कैपिटल असेट्स क्या होता है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये चीज़ें कैपिटल असेट में नहीं आती, एक्सेप्ट बोल रहे थे। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, लेकिन एफआईआई का स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। पर्सनल मूवेबल असेट्स जो होती है वो कैपिटल असेट्स नहीं होती, लेकिन अगर आप लैंड का और बिल्डिंग का क्या कर रहे हो, पर्सनल यूज़ कर रहे हो, तो भी वो कैपिटल असेट होगी, क्योंकि वो इमूवेबल है। और कोई भी असेट का बिजनेस यूज़ करते हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट, ठीक है। कुछ चीज़ें जिसका आप क्या कर रहे होंगे, पर्सनल यूज़ कर भी रहे होंगे और वो मूवेबल भी होगी, तो भी कैपिटल असेट मानी जाएगी, ये अपन ने देख लिया। ज्वेलरी की अपन ने डेफिनेशन भी देख ली, और ज्वेलरी की जो डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम आई थी किसकी, बाकी आइटम्स की, तो वो भी अपन ने दूर कर दी कि भाई यार उसे भी पर्सनल मूवेबल भी नहीं मानेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर स्टेटस के अकॉर्डिंग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल असेट कंसिडर कर लिए जाएंगे। दूसरा पार्ट जो ज्वेलरी का था वो काफ़ी अच्छा था, वो स्टोन से रिलेटेड था। अच्छा, ये स्टोन से रिलेटेड बात थी, और पहले पार्ट में किससे रिलेटेड बात थी, मेटल से रिलेटेड। स्टोन वाले में ज़्यादा अच्छे से बोल दिया, भाई स्टोन कहीं पे भी लगा दो, उसे अपन क्या मान देंगे, ज्वेलरी कंसिडर कर लेंगे, और वो आपके लिए कैपिटल असेट बन जाएगी। फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नाउ अपन एक्सेप्शन देख रहे थे ना, तो देखो एक्सेप्शन में क्या था, पहला एक्सेप्शन तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, और दूसरा एक्सेप्शन हो गया पर्सनल मूवेबल। नाउ थर्ड एक्सेप्शन जो कैपिटल असेट ही नहीं है, दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। इंडिया में होना चाहिए। सिर्फ लैंड, बिल्डिंग लिखा है क्या, लैंड,
उस लैंड का क्या यूज़ होना चाहिए, एग्रीकल्चर, और वो कौन से एरिया में होना चाहिए, रूरल एरिया में, अर्बन में नहीं, किस में होना चाहिए, रूरल एरिया के अंदर। तो बच्चों वो कैपिटल असेट नहीं है। देखो लैंड जनरली तो क्या होती है, कैपिटल असेट होती है, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल असेट नहीं रहेगी। अब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक तरीके से बेनिफिट दे दिया अपने किसान भाइयों को, जिनकी रूरल एरिया में क्या होती है, ज़मीन होती है, और जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं तो अपनी खेती की ज़मीन बेच दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कैपिटल असेट ही नहीं मानेंगे, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को साफ साफ क्या दिया गया, यहाँ पर बेनिफिट दिया गया। लेकिन मैं कल से इंदौर में ज़मीन खरीद लूँ और बोल दूँ कि साहब मैं उसके ऊपर खेती कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पौधे वौधे उगा दिए मैंने उसके ऊपर, लैंड है, और बोले मैं एग्रीकल्चर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों इंडिया में भी है, लेकिन फिर भी वो कैपिटल एसेट रहेगी। बताओ क्यों? क्योंकि इंदौर के अंदर जो लैंड है वो क्या है, अर्बन में आ जाएगा। मुंबई दिल्ली में तुम लैंड खरीदो, और हैदराबाद में लैंड खरीदो, बैंगलोर में लैंड खरीदो, और बोले दो चार पौधे उगा दो, बोले तुम एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हो, नहीं है ना। एक्चुअली वो लैंड होनी कहाँ चाहिए, रूरल एरिया के अंदर। ओके, अब बात ही आ जाती है कि सर रूरल एरिया किसको बोलेंगे। तो ये लॉ ने एक्सप्लेन किया है ना, ये मैंने लिखा नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जीक्यूटिव एग्जाम में, फिर भी इसको मैं बता देता हूँ क्या है। मीनिंग ऑफ रूरल एरिया लिख लो आप, मीनिंग ऑफ रूरल एरिया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, कौन मेट्रो सिटीज़ किसको बोलते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है ना। रूरल एरिया किसको बोलेंगे यार, ऐसे दूर दराज का इलाका जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो अल्टीमेटली किसी चीज़ को रूरल बोलना है या अर्बन बोलना है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दी पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। तो सरकार ने भी किस एरिया को रूरल बोलना है, किसको अर्बन बोलना है, वो डिफाइन किया है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। सरकार ने बोला अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, अप टू 10,000 है, 10,000 तक पॉपुलेशन है, तो इंजॉय होल एरिया रूरल एरिया, पूरा के पूरा एरिया क्या रहेगा, रूरल एरिया रहेगा। मतलब अगर आपकी जमीन वहां पर हुई तो उसे रूरल एरिया की ही जमीन कंसिडर किया जाएगा, और आप उस जमीन का एग्रीकल्चर यूज कर रहे होंगे तो आपको अगर असेट बेचते भी हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते भी हो, तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है। ठीक है, सो मान लो किसी एरिया की पॉपुलेशन 9,000 ऐसे, तो उस एरिया के अंदर जो भी जमीन होगी ना, ये जो भी जमीन होगी, ये जितनी भी जमीन होगी, इसको रूरल मानेंगे। अच्छा बस रूरल मानना ही काफ़ी हो गया क्या? नहीं, उसका यूज़ क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर। पता चला वो बिल्डिंग बना के उस पर रह रहे हो, नहीं फिर बेचोगे तो फिर तो क्या लग सकता है, फिर तो कैपिटल असेट है ना वो। बस रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो पहली चीज बच्चों, किसी एरिया की पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 तक है, तो मजे करो, पूरा की पूरा एरिया क्या है, रूरल एरिया है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जहां तक की पॉपुलेशन 10,000 होती है वहां नगर निगम नहीं, ग्राम पंचायत ही होती है ना, ग्राम पंचायत होती है, छोटा एरिया होता है, वहां के पूरी एरिया को रूरल कंसिडर किया गया है। अब जहां की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है, मोर देन 10,000, मोर देन 10,000, लेकिन अप टू 1,00,000, अप टू 1,00,000, पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 10,000 लेकिन अप टू 1,00,000। देखो मैं ये साथ साथ लिख लेना ना, अपने एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है इसको, है ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, ऐसा पूछते भी नहीं एग्जाम में, फिर भी अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। मोर देन 10,000 एंड अप टू कितनी है, 1,00,000 है, तो क्या होगा, तो ये बोला गया अब वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ सकती है बच्चों, है ना, म्युनिसिपल, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है। अब ग्राम पंचायत नहीं लगेगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, तो फिर अपने यहाँ पर नगर निगम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ठीक है साहब, कोई एरिया है
तो उसकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इस एरिया की जो पॉपुलेशन है से 90,000 है। तो क्या बोला है मालूम है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो सारा एरिया है ना जो म्युनिसिपल लिमिट में आएगा, ये जो सारा एरिया कहां पर आएगा, म्युनिसिपल लिमिट में आएगा। ये तो पूरा अर्बन है, ये एरिया तो क्या है बच्चों, पूरा अर्बन है, पूरा अर्बन। जहां की पॉपुलेशन कितनी थी, जहां की पॉपुलेशन से 9,000 थी, तो वहां का जो पूरा एरिया था वो पूरा क्या था, रूरल। पूरा क्या था, रूरल। अब अगर किसी म्युनिसिपल, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और वो कहां तक है, 1,00,000 तक है, तो से वो एरिया ये रहा, ये सर्कल है, ये उसकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये सर्कल उस जगह की लिमिट है। देखो हर जगह की एक लिमिट होती है ना, कौन सा शहर कहां तक लगता है, तो उसकी म्युनिसिपल लिमिट होगी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। वो मेरे को क्या करना है, उसने जहां तक म्युनिसिपल लिमिट है बच्चों, ये पूरा की पूरा क्या रहेगा, अर्बन एरिया। अपन को क्या चाहिए, रूरल चाहिए। मतलब अगर किसी की जमीन यहां पर रहेगी, 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 तो उसे अर्बन ही मानेंगे। भले ही वो एग्रीकल्चर यूज कर रहा होगा, वो बेचेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। तो फिर रूरल क्या हुआ, रुको बता रहा हूं। फिर ये बोला गया कि उस लिमिट के बाहर अगर कोई लैंड है 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर और तक, ठीक है, गलत सर्कल बनाया, मजा नहीं आया। अब म्युनिसिपल लिमिट खत्म हो गई बच्चों। देखो क्या होता है, शहर की सीमा खत्म होती है। अब सीमा खत्म होती है तो गांव थोड़ी चालू हो जाता है। आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट चलता रहता है सीमा के बाहर भी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो ये म्युनिसिपल लिमिट से 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर, यहां पर भी कोई एरिया रहेगा ना, यहां पर भी कोई एरिया रहेगा, तो वो क्या रहेगा, अर्बन। तो सर फिर रूरल क्या है, ये बाहर का एरिया, ये जो बाहर का एरिया रहेगा ना, अगर आपकी जमीन यहां पर सिचुएटेड है, यहां पर सिचुएटेड बाहर, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, रूरल माना जाएगा। ठीक है, तो जरा समझो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज ना हो, वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेगा सर तुम्हारे साथ है। चलो देखो, पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 तक। मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। 10,000 तक की पॉपुलेशन है ना, तो भाई होल एरिया रूरल। ठीक है, पॉपुलेशन किससे ज़्यादा निकल गई, 10,000 से ज़्यादा, और अप टू कहाँ तक निकल गई, 1,00,000 तक। तो क्या होगा, एक दिक्कत आएगी, जो उस एरिया में अब नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लग जाएगा ना बच्चों। अब ग्राम पंचायत नहीं रहेगा, अब क्या लग जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा में जो भी लैंड रहेगी उसे अर्बन ही मानेंगे, और उल्टा उस सीमा के बाहर 2 किलोमीटर तक की जो भी लैंड रहेगी ना, उसको भी क्या मानेंगे, अर्बन। तो जो उसके बाद ये यहां पर लैंड है, कोई यहां पे लैंड है, यहां पे लैंड है, ये लैंड, यहां पे लैंड, यहां पे लैंड, यहां पे लैंड, इन सबको क्या करेंगे अपन, रूरल बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, किसी एरिया की पॉपुलेशन मोर देन 1,00,000 है, मोर देन 1,00,000, और अप टू 10,00,000 है, अप टू 10,00,000 है, तो क्या होगा, तो वहां पे भी अब नगर निगम ही लगेगा भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही आएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या फिर अगर अपन बात बोल देंगे वहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, जैसे आगरा हो गया, मऊ हो गया, तो यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, छावनी है ना। ठीक है, तो अपन तो म्युनिसिपल लिमिट बोल रहे हैं, तो वहां की भी म्युनिसिपल लिमिट होगी। तो उस म्युनिसिपल लिमिट में जो भी लैंड होगी वो तो अर्बन होगी सही, और उस म्युनिसिपल लिमिट के बाहर 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 6 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक। मैं कहाँ पहुँच गया, 1,00,000 से 10,00,000, ठीक है, 6 किलोमीटर तक है ना बच्चों। 6 किलोमीटर तक क्या रहने वाला है, अब बड़ा शहर है तो बच्चों सीमा के बाहर भी थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट रहता है। तो 6 किलोमीटर तक जो भी एरिया रहेगा ना, ये सारा एरिया अर्बन मानेंगे।
तो नालायकों ने किया क्या है मालूम है, लॉ वालों ने डेफिनेशन अर्बन की दी है ना। तो जो अर्बन नहीं है वो रूरल है, तो ये मैं बता रहा हूं अर्बन है, तो ये क्या है, अर्बन। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी जमीन यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इसे रूरल मानेंगे। यहां वाली जमीन को क्या मानेंगे, अर्बन मानेंगे। ठीक है, चलो। अगर 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 मेरी पॉपुलेशन जो है मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लैक्स, ठीक है, तो क्या होगा भाई, उस एरिया की म्यूनसिपल लिमिट होगी, अपन इंदौर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंदौर की म्यूनसिपल लिमिट होगी बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ अपने इंदौर की म्यूनसिपल लिमिट, सुपर कॉरिडोर के ऊपर एक बड़ी बांगड़दा करके जगह है, वहाँ पर लिमिट है अपने इंदौर की म्यूनसिपल लिमिट। तो ये रही बड़ी बांगड़दा, ये आखिरी कोना है, मतलब ये क्या है, बड़ी बांगड़दा, सुपर कॉरिडोर साइड से ये अपने शहर की लिमिट है इंदौर की। ये तो ये यहाँ तक जितनी भी जमीन आएगी ना वो कहाँ पर आने वाली है, अर्बन एरिया में आने वाली है। ठीक है, जैसे टीसीएस के सामने किसी ने जमीन ले ली और बोले मैं खेती कर रहा हूँ, टीसीएस बड़ी बांगड़दा में आता है, यानी सुपर कॉरिडोर पे आता है, तो क्या होगा बच्चों, वो माना जाएगा कि भाई वो अर्बन ही है। ठीक है, अब आप बोलते हो कि साहब हम मजे लेते हैं, हम बड़ी बांगड़दा के जस्ट पास जमीन ले लेते हैं। नो नो, उनने बोला हमें मालूम है कि ऐसा कर सकते हो आप लोग, इंदौर बड़ा शहर है, तो उसकी म्यूनसिपल लिमिट से 8 किलोमीटर तक, उसकी म्यूनसिपल लिमिट खत्म होने के बाद भी कितना, देखो 8 किलोमीटर तक, जो भी होगा ना, जो भी होगा, ये भी अर्बन माना जाएगा। मतलब उन्हें शहर को तो छोड़ा, शहर की सीमा में जो भी है वो तो क्या हो गया आपका, अर्बन हो गया। शहर की सीमा के बाद इतने किलोमीटर तक और क्या रहेगा आपका, अर्बन माना जाएगा। अब मेरी जमीन यहां पर है, यहां पर, अब जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे ये बड़ी बांगड़दा है, ये बड़ी बांगड़दा, फिर इसके बाद बहुत सारे एरिया आते हैं, ये आते आते फिर यहाँ से आके हाथोद चालू हो गया, तो मेरी हाथोद में ज़मीन है। अब वो ठीक है, हाथोद में ज़मीन है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हाथोद में ज़मीन है, यानी 8 किलोमीटर के बाहर है, तो वो रूरल मानेंगे, आराम से ज़मीन बेचो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये सब क्यों करना पड़ा मालूम है, ये सब क्यों करना पड़ा, आप खुद सोचो। नहीं तो क्या करते, जरा सा म्यूनसिपल लिमिट से थोड़ा सा आगे जाके ज़मीन खरीद लेते और ज़मीन बेच देते, बोले खेती कर रहे थे इसके ऊपर, और क्या करा, टैक्स ही बचा लिया। गवर्नमेंट ने ये सब प्लानिंग फेल कर दी लोगों की। आई बात समझ में? तो ये कौन सी हो गई आपकी डेफिनेशन, रूरल एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया क्या होता है। ठीक है, अच्छा जरा देखिए और कुछ बात बताता हूँ। सर ये पॉपुलेशन कब की लेनी है, ये पॉपुलेशन जो है अपने पॉपुलेशन बोली कब की लेनी है। देखो एक बात और, कहीं पॉपुलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, सैलरी हेड याद कर लो, सैलरी हेड में पॉपुलेशन पढ़ाई थी, सैलरी हेड में पॉपुलेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, वो कब, हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में, है ना, याद कर लो, वहाँ जाके एक बार नोट कर लेना और देख भी लेना। पॉपुलेशन वहाँ जाके अगर मैंने नहीं लिखवाया हो तो तुम लिख लेना, वहाँ पॉपुलेशन 2001 की देखते हैं। हर 10 साल में क्या होता है, वो लोगों को गिनते ना ये लोग, क्या बोलते हैं उसको, सेंसस, हर 10 साल में होते हैं, तो वहाँ आके लिख लो, वहाँ पर 2001 के सेंसस देखने हैं। और यहाँ पर कब के सेंसस देखने बताए, अपना जो प्रीवियस ईयर है, अपने जो प्रीवियस ईयर के जो पहले जो सेंसस हुआ है, तो अपने जो प्रीवियस ईयर के पहले सेंसस हो चुका है वो 2011 में हो चुका है, वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपन को 2001 लेना है, और यहाँ पर कितना लेना है, 2011 का सेंसस। ठीक है, फिर बात ही आती है कि सर ये 6 किलोमीटर कैसे मेजर करना है, या ये 2 किलोमीटर जो है ये कैसे मेजर करना है, ये 8 किलोमीटर कैसे मेजर करना है। अब आप क्या करोगे साहब, मैं कैसे करूँगा, देखो बच्चों, अगर मेरे को थोड़ा सा मजे लेना है गवर्नमेंट के, तो क्या करूँगा, ये सब म्यूनसिपल लिमिट है इंदौर की, मैंने ना यहाँ पर ज़मीन ले ली, म्यूनसिपल लिमिट से थोड़ा सा दूर ले ली, अब उसको 8 किलोमीटर कैसे गिन रहा हूँ पता है, ऐसे, ये देखो ऐसे गोल गोल घूमते जा रहा हूँ उसी जगह, फिर गोल घुमा मैं, फिर गोल घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये इधर से ये ऐसा मैं गया, ये मैं आया, अब ये हो गया, पता चला 10 किलोमीटर हो गए, बोले तो बाहर हो गए। ओ भाई, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, ऐसा मत खेलो, डिस्टेंस हैज़ टू बी मेजर्ड एरियली, एरियली। अगर ये चिड़िया उड़ के जाती ना स्ट्रेट रास्ते से, कैसे जाती वैसे मेजर करना है, एरियली, डिस्टेंस हैज़ टू बी मेजर्ड एरियली। तो एक चीज़ और लिख लेना कि डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, एरियली, और पॉपुलेशन कब की लेना है, पॉपुलेशन लेनी है 2011 की, और वो हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए जो पर्क था ना सैलरी के अंदर, उसमें 2001 की लेनी होती है। पागल है इनकम टैक्स वाले, अब जहाँ पर जो बोल देते हैं वो लिख कर छोड़ दिया उनने, अब उसको चेंज नहीं करे तो अब क्या करो,
और वो गलती अपन को भुगतनी पड़ती है, और एग्जामिनर को पता नहीं इसमें क्या मजा आता है पूछने में कि वहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी लेते हैं, कि इसमें क्या क्या जज करना चाहते हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो इतनी गुस्सा आती है एग्जामिनर के ऊपर बच्चों, मैंने 3 महीने से वर्कआउट नहीं किया, कभी मेरे से कोई कॉपी चेकर या फिर कोई क्वेश्चन पूछने वाला मेरे सामने आ जाए ना, उसको तो मैं छोड़ूं नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कितना परेशान करते हैं। एक तो बेचारे वो 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन 8 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मेरा टैक्स का, उस टैक्स के अंदर 3 टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, और उस इनकम टैक्स के अंदर इतने सारे चैप्टर्स के अंदर से कैपिटल गेन्स, उस कैपिटल गेन्स के अंदर 45 के अंदर एक 214 की जो बात चल रही थी, उसके एक्सेप्शन के अंदर वो ज्वेलरी दे रखा है, और वो ज्वेलरी के अंदर जाकर क्वेश्चन पूछेंगे। बेचारा बच्चा कितनी बातें याद रखेगा। आई अंडरस्टैंड बच्चों, ये कितना डिफिकल्ट है इनकम टैक्स को पढ़ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपनी मजबूरी यार, वो बिल्कुल नहीं समझते, आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते, उल्टा आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा दे रखे, इन डेप्थ भी पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा है। पता नहीं किस तरीके से किसने डिज़ाइन किया है बच्चों, क्या बोलो उनको। तो ठीक हो, एक तो ये लिखो एरियली, और पॉपुलेशन अपन को कब की लेनी है, 2011 की लेनी है। ठीक है, चलो सम अप कर दे बच्चों फाइनली। अब रूरल एरिया क्या होगा, रूरल एरिया क्या है, जो अर्बन नहीं है, ये रूरल है। तो अर्बन क्या है, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है तो वहाँ पे कोई भी अर्बन एरिया ही नहीं रहेगा, वहाँ पे अर्बन एरिया ही नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है और कितनी है, 1 लाख तक, 10,000 से ज़्यादा और कितनी है, 1 लाख तक, तो क्या करूँगा, उस एरिया की जो म्यूनसिपल लिमिट होगी वो तो पूरा अर्बन है, और उस म्यूनसिपल लिमिट से 2 किलोमीटर आगे तक और अर्बन है। पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, तो म्यूनसिपल लिमिट प्लस 6 किलोमीटर, और फिर आ जाएगा म्यूनसिपल लिमिट प्लस 8 किलोमीटर, अगर पॉपुलेशन किससे ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा। तो ये एरिया क्या रहेगा, अर्बन, ये एरिया अर्बन। तो इसके बाहर जो भी रहेगा वो रूरल। तो देखो, रूरल होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, और लैंड होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, बात खत्म। तो ये एक्सेप्शन में था, थर्ड हो गई। एंड दी फोर्थ एक्सेप्शन बच्चों, फोर्थ एक्सेप्शन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब सेम है बच्चों, है ना, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगा के याद मत रखना, ऐसे याद रख लेना। देखो क्या लिखा है, सम गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, है ना, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड 6.5% वाले, जो गवर्नमेंट ने कब इशू करे थे, 1977 में। ईयर याद नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसा नहीं पूछते वो कौन से ईयर में इशू करे थे गवर्नमेंट ने, बस ऐसा रखना सम गोल्ड बॉन्ड्स। कुछ गोल्ड बॉन्ड जो 7% इंटरेस्ट रखते थे वो गवर्नमेंट ने कब इशू करे थे, 1980 में। कुछ नेशनल डिफेंस बॉन्ड है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1980, है ना। तो ये सारे बॉन्ड्स जो है बच्चों कैपिटल एसेट नहीं है। देखो क्या होता है, जनरली गोल्ड तो कैपिटल एसेट होता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाए। गोल्ड बॉन्ड में लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि फिजिकल गोल्ड खरीद के रखना नहीं पड़ेगा। जब फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना पड़ा बच्चों तो गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ, और जब गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो अपने पास फॉरेन करेंसी बचेगी, और फॉरेन करेंसी बचेगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों को फिजिकल गोल्ड में पैसा ना लगवाते हुए ऐसे गोल्ड के बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए बोला, और उनको एक लॉलीपॉप दे दी। बोले साहब गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाओगे ना इन गोल्ड बॉन्ड्स में, तो इनको बेचने ऊपर कैपिटल गेन्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें कैपिटल एसेट ही नहीं माना है। तो लोगों ने रियल में गोल्ड ना खरीदते हुए बॉन्ड्स में पैसा लगाना चालू कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट के हर बॉन्ड्स नहीं बच्चों, गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे जो बॉन्ड इशू करे वो वाले। तो बस एग्जाम के लिए इतना याद रखना, सम स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, उनको कैपिटल एसेट नहीं मानते। फिर एक और एक याद रखना बच्चों, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, इनको भी क्या नहीं मानते, कैपिटल एसेट नहीं मानते। फिर एक और एक है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर एनी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपन ये ईयर तो याद नहीं रख सकते बच्चों, कौन सी स्कीम में इशू करे ये भी कौन याद रखेगा, ऐसे पूछा भी नहीं आज तक और ना कभी पूछेंगे। आप बस इतना याद रख लो, सर्टेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये जो होते हैं ये कैपिटल एसेट्स नहीं होते, इनको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगवाना चाहती है, लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीदे। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, वी हैव डन विद इट गाइस। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन
ये सारे एक्सक्लूजन थे। कौन कौन से एक्सक्लूजन थे फटाफट से बोल दो। स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूडेड है, पर्सनल मूवेबल असेट एक्सक्लूडेड है, इसके बाद क्या एक्सक्लूडेड है, अच्छा कुछ चीज़ें पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी इंक्लूड की जाएगी, वो ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल थिंग, आर्टिफैक्ट्स। फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। और उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एंड सम गोल्ड बॉन्ड्स, सम स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, वो कैपिटल एसेट नहीं रहेंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल एसेट है। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।